16 मई 1975 एक छोटा हिमालयी राज्य सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कभी बौद्ध साम्राज्य के ये अधीन रहा ये राज्य भारत का हिस्सा बनने की अपनी जटिल यात्रा में कई पड़ावों से होकर गुजरा। चोंग्याल वंश का पतन, भारतीय कूटनीति, जनमत संग्रह और सेना की भूमिका ने इस कहानी को आकार दिया। नमस्कार, मेरा नाम अमनदीप है और आज जानेंगे कि आखिर कैसे 50 साल पहले भारत का हिस्सा बना सिक्किम। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सिक्किम और भूटान को लेकर खास चर्चा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें यह कहा गया कि पहले बनी हुई वार्ता समिति को यह अधिकार दिया जाए कि वो सिक्किम और भूटान की खास समस्याओं को समझे और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करे। नेहरू ने बताया कि भूटान एक स्वतंत्र देश है, लेकिन वो भारत के संरक्षण में है। वहीं सिक्किम की स्थिति अलग है, इसलिए उसे भारत के बाकी राज्यों जैसा नहीं माना जा सकता। ये प्रस्ताव इसलिए लाया गया ताकि इन दोनों क्षेत्रों के भविष्य को लेकर बातचीत और आपसी समझदारी से सही फैसला लिया जा सके। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद सिक्किम की स्थिति पर बहस शुरू हो गई। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच मतभेद थे। पटेल और BN राव सिक्किम को भारत में पूरी तरीके से मिलाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इसे प्रोटेक्टोरेट बनाए रखा ताकि चीन के साथ तनाव ना बढ़े। 5 दिसंबर 1950 को भारत और सिक्किम ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना, जिसमें भारत ने रक्षा, विदेशी मामले, संचार और क्षेत्रीय अखंडता की जिम्मेदारी ली। इसमें सिक्किम को आंतरिक स्वतंत्रता मिली। सिक्किम की आबादी में 3 समुदाय थे: भूटिया जो तिब्बती मूल के थे, लेप्चा जो यहाँ के मूल निवासी थे और नेपाली समुदाय। भूटिया लेप्चा शासकों के नियंत्रण से असंतुष्ट था। 1947 में सिक्किम स्टेट कांग्रेस बनी, जिसने लोकतंत्र और नेपाली अधिकारों की मांग की। 1960 के दशक में सिक्किम में राजनीतिक अशांति बढ़ती गई। 1962 के भारत चीन युद्ध के सिक्किम की रणनीतिक स्थिति को महत्वपूर्ण बना दिया, क्योंकि ये नाथुला दर्रे के पास था, जो तिब्बत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। 1963 में पाल्डेन थोंडुप 12वें चोंग्याल बने। वो सिक्किम की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे और भारत के प्रभाव को कम करना चाहते थे। उनकी अमेरिकी पत्नी होप कूक ने भी उनकी इस महत्वाकांक्षा में उनका साथ दिया। सिक्किम स्टेट कांग्रेस और सिक्किम नेशनल पार्टी ने चोंग्याल शासन के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिए। भारत सिक्किम में अस्थिरता से चिंतित था, क्योंकि ये चीन सीमा के पास था। नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने सिक्किम पर सख्त नीति अपनाई। इसके चलते 1970 के दशक में सिक्किम में घटनाएं तेजी से बदली। भारत ने सिक्किम को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक कदम उठाए। अप्रैल 1973 में गंगटोक में चोंग्याल के महल के बाहर सिक्किम नेशनल कांग्रेस और अन्य दलों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र और चोंग्याल की सत्ता खत्म करने की मांग की। चोंग्याल ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने इसे अवसर के रूप में देखा। भारत ने तुरंत सिक्किम में सेना भेज दी। 8 अप्रैल 1973 को भारतीय सेना ने गंगटोक में चोंग्याल के महल को घेर लिया और प्रशासन पर कब्जा कर लिया। चोंग्याल को नजरबंद कर दिया गया। भारत ने इसे आंतरिक अशांति को नियंत्रित करने वाला कदम बताया। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल ने पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय सेना और स्थानीय नेताओं के बीच समन्वय स्थापित किया। डोभाल की खुफिया रिपोर्ट ने भारत को यह सुनिश्चित करने में मदद की कि विद्रोह के दौरान कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद न खड़ा हो, खासकर चीन की तरफ से। डोभाल को 1960 के दशक के अंत में गंगटोक में तैनात किया गया था, जहां उन्होंने चोंग्याल के महल की गतिविधियों पर नजर रखी थी। भारत, चोंग्याल और सिक्किम के राजनीतिक दलों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसके तहत सिक्किम में विधानसभा बनाई गई। भारत ने सिक्किम के प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। चोंग्याल केवल नाम मात्र का शासक रहा। अप्रैल 1974 में सिक्किम में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। काजी लेंडुप दोरजी की सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने 32 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की। चोंग्याल समर्थक पार्टियां बुरी तरीके से इस चुनाव में हार गईं। 1974 तक सिक्किम में भारत का नियंत्रण मजबूत हो चुका था। चोंग्याल अभी भी सिक्किम को स्वतंत्र रखने की कोशिश कर रहे थे। उनकी स्थिति दिन ब दिन कमजोर होते जा रही थी। सिक्किम विधानसभा ने 10 अप्रैल 1975 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें चोंग्याल को हटाने और भारत के साथ पूर्ण विलय की मांग की गई। चोंग्याल ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज दब गई। चोंग्याल के भारी विरोध के बाद भारत ने सिक्किम में जनमत संग्रह कराया, जिसमें 2 सवाल शामिल किए गए थे। ये 2 सवाल थे: क्या चोंग्याल शासन खत्म हो और क्या सिक्किम भारत का हिस्सा बने।
इसमें 97.5% मतदाताओं ने विलय पक्ष में वोट दिया। इसके बाद भी विवाद देखने को मिला। चोंग्याल और कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने जनमत संग्रह को जबरन बताया, लेकिन स्थानीय नेपाली समुदाय जो चोंग्याल शासन से असंतुष्ट था, उन्होंने भारत का समर्थन किया। फिर तारीख आई 16 मई 1975 की। भारत की संसद ने 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित किया गया। चोंग्याल को औपचारिक रूप से हटा दिया गया। काजी लेंडुप दोरजी सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री बने। चोंग्याल पाल्डेन थोंडुप को गंगटोक में नजरबंद कर दिया गया। उनकी पत्नी होपकुक 1973 में ही सिक्किम छोड़कर अमेरिका चली गई। 1982 में पाल्डेन की मृत्यु हो गई। उनके बेटे तेंजिंग नामग्याल ने कोई राजनीतिक दावा नहीं किया। फिर तारीख आती है 16 मई 1975 की, जब सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा बना। सिक्किम जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में अभी देश का सबसे समृद्ध राज्य है और केंद्र भी इसके वित्तीय कोष में योगदान देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पहाड़ी राज्य 7096 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो भारत के क्षेत्रफल का 0.21% है। सिक्किम का भारत में विलय एक पेचीदा कहानी है, जिसे भू राजनीतिक, कूटनीतिक और लोकतांत्रिक आकांक्षाएं और सैन्य हस्तक्षेप इसमें शामिल है। चोंग्याल वंश जो 333 साल तक सिक्किम पर राज करता रहा, 1975 में इतिहास बन गया। भारत की रणनीति और सिक्किम की आंतरिक गतिशीलता ने इसे संभव बनाया। आज सिक्किम भारत की विविधता का एक चमकता उदाहरण है, जो अपने अतीत को गर्व से याद करता है और भविष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। तो ये थी सिक्किम के भारत में विलय की कहानी, जो भू राजनीति, कूटनीति और लोकतंत्र का अनूठा मिश्रण है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल द लेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो यहाँ पर आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी। नमस्कार।